Hello everyone. So we are with the fourth part of our lesson, mineral energy resources. Okay. So today we are going to study about the next type of minerals, that is the non-metallic mineral. कल हम लोगों ने metallic minerals को डिस्कस किया था. metallic minerals में भी ferrous और non ferrous को हम लोगों ने पढ़ा था. So today we are going to study about non-metallic minerals. Okay. We are coming back to page. So today we are having a non-metallic mineral, mica. Okay, now due to its excellent dielectrical strength, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage, it is also used in इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. अभी तक जब हम लोग मेटल की बात कर रहे थे तो उनमें वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ट्रांसमिट होने देते हैं इजीली, तो वो भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे थे. अब ये एज अ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल मिनरल हो जाता है जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. ओके, ये डिपॉजिट हमारे पास कहाँ कहाँ मिलती है? इसकी छोटा नागपुर, प्लेट्यू, कुदरमा, हाजिरबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. अगर मैं बात करूँ तो माइका के अंदर आपको कौन कौन से स्पेशल पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि सबसे पहले तो इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है. इसकी वजह से ये मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल है जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. ये हमें जनरली छोटा नागपुर, प्लेट्यू, कुदरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट में मिलता है. झारखंड इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है. बहुत सारे राजस्थान के एरियाज़ भी है जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है, जैसे राजस्थान हो गया, अजमेर हो गया राजस्थान के अंदर. नेल्लौर माइका बेल्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है माइका की. ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रॉकी मिनरल्स के अंदर लाइमस्टोन. तो लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली चूना. तो ये किससे कंपोज हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से. तो ये सब आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में जानते हो. इट इज़ अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्मेल्टिंग आयरन. ओके, मोस्टली प्रोड्यूस कौन कौन से स्टेट्स में होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एंड हिमाचल प्रदेश. ओके, अब बेटा हम लोग मिनरल्स की बात कर चुके हैं. मिनरल्स में हम लोगों ने मेटलिक एंड नॉन मेटलिक दोनों का हम लोगों ने पढ़ लिया. लास्ट हमारा एनर्जी रिसोर्स है. उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में कौन कौन से हमारे पास, क्या मतलब क्या होता है कंजर्वेशन का? मतलब क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि जो मिनरल्स है वो नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल मतलब कि अगर हमने उसका एक सस्टेनेबल मैनर में उसको अगर हमने अभी यूज़ नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे. और फिर अगर उनके एग्जॉस्ट होने की वजह से, ख़त्म होने की वजह से हमारे जो कंट्री का जो डेवलपमेंट फेज है वो स्टॉप हो जाएगा, उसमें एक हर्डल आ जाएगा, राइट. तो इसीलिए हमारे पास क्या नीड है? इन रिसोर्सेज को हमें क्या करने की ज़रूरत है? बचा करके एक सस्टेन यूज़ करने की ज़रूरत है. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम मिनरल्स का जो अमाउंट है जो हम करंट में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कम कर सकते हैं, और कुछ को हम बिल्कुल ऐसा ही, मतलब एक जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 kgs ऑफ कोल है, तो 100 kg में हम 20 या 30 kgs बिल्कुल ऐसे यूज़ कर सकते हैं. उनको बिल्कुल सेट असाइड कर सकते हैं कि वो केवल और केवल किसके लिए है? फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. ओके, ये एक मैनर हो गया. उसके बाद में यूज़ दैम इन अ प्लान्ड मैनर. अभी मैं वही समझा चुकी हूँ. अभी आज कितना यूज़ करना है, कल कितना यूज़ करना है, इसे ग्रो होने के लिए वापस कितना टाइम हमें देना है, ये सारे प्लान्ड मैनर में हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा. वेस्टेज इज़ द प्रोसेस ऑफ मिनिमल एंड प्रोसेसिंग शुड बी मिनिमाइज. मतलब माइनिंग के अंदर जितना भी वेस्टेज वगैरह हो रहा है वो बिल्कुल कम से कम कर देना चाहिए. एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स शुड ऑल्सो बी मिनिमाइज. आज प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ज़्यादा माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत जितना मिनरल एक्सट्रैक्ट हो सके उसे एक्सट्रैक्ट करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं. कल क्या हो जाएगा? जो हमारी माइंड है वो डेफिशिएंट हो जाएगी, है ना. तो इसीलिए हमें जो एक्सपोर्ट है उसको भी लिमिट कर देना चाहिए. यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स. जो मेटल्स रिसाइकल हो सकते हैं इजीली उन्हें रिसाइकल करना चाहिए, और उनके बदले में अगर हमारे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो हमें उन सब्सटीट्यूट्स का यूज़ करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा. अब बेटा हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. अगर हम CBSE बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये एनर्जी रिसोर्सेज तो हमारे आता ही नहीं है, हमारे एग्जाम्स में हमसे नहीं पूछा जाता है, ये आउट ऑफ NCERT हो चुका था.
ठीक है, बट वी विल स्टडी ऑन द बिहाफ ऑफ NTSC एग्जामिनेशन। तो जब मैं कन्वेंशनल की बात करूँ तो मेरे पास कौन कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर। और नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड, टाइडल, बायोगैस एंड जियोथर्मल। मतलब ये जनरली जो हमें नेचर से डिराइव हुए हुए और ये है तो नेचर से ही, पर इनको मतलब हम लोग दोनों हैं तो बेटा नेचर से, ऑफकोर्स जेन्युइन सी चीज़ है कि दोनों नेचर का ही पार्ट है, पर इनको हम लोग ओके तो आप इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स के समझने की कोशिश करो, आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सी दे हैव बीन यूज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पुराने टाइम से हम कन्वेंशनल एनर्जीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल है ये न्यूली इन्वेंटेड है। अगर मैं बात करूँ सोलर एनर्जी जो है उसको अगर मैं कंपेरेटिवली पढ़ूँ तो सोलर एनर्जी भी अभी हम लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप नहीं किया है कि हम सोलर एनर्जी का प्रॉपर यूज़ कर सकें। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आता है अभी भी, मोस्टली नॉन रिन्यूएबल, और ये जो है वो सारी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। दे क्रिएट पोल्यूशन एंड इज अ पोल्यूशन फ्री। ठीक है, बाय यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड एनीवेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फिजिकल। जैसे मानो कि विंड एनर्जी है तो विंड एनर्जी आपको जनरली कहाँ मिलेगी, राजस्थान वगैरह जैसे एरियाज़ में ना। टाइडल एनर्जी जो ओशन बेल्ट वगैरह पास में होगी वहाँ पे मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें, इनका लोकेशन भी हमें तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल भी किसे कहते हैं हम लोग, आर द कंटिन्यूस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड नॉन कमर्शियल आर दी नॉन कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैन बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज सच एज इंडस्ट्रीज एंड कैन बी यूज ओनली इन डोमेस्टिक पर्पसेज, उसे हम लोग नॉन कमर्शियल। सी टर्म बहुत क्लियरली स्टेट कर रहा है कि कमर्शियल क्या होता है, नॉन कमर्शियल क्या होता है। तो कमर्शियल तो मतलब जो बिजनेस पर्पस में आप यूज़ कर सकते हो, नॉन कमर्शियल जो बिजनेस पर्पस में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सी बेटा अब मैं आपको वापस से समझा देती हूँ कि जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा था, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ गए। सी इस चैप्टर में आपको समझने लाइक जो टर्म्स आ जाती है वो डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स हो गया कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उन्हें हमें कंजर्व क्यों करना है, उनका मोड ऑफ अकरेंस क्या है। ओके, पर इसमें जब बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन जो अलग अलग मिनरल्स को हम पढ़ते हैं कि उनके क्या क्या फीचर्स हैं और उनमें आपको बिल्कुल मतलब उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, एंड देयर इज़ नो अदर सब्सटीट्यूट फॉर दैट कि भाई आपको घोल के रात मतलब मैं समझा दूँ और आपको सब समझ आ गया और आपने लिख लिया, नहीं, यू विल हैव टू बाय हार्ट दैट, उसे याद तो करना ही पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक सो अभी तक जो पढ़ाया है वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। इस चैप्टर में नियरली 1 to 2 और होगी जहाँ पे हम लोग सारे जितने भी हम लोगों ने अभी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ी ना, बस इनका एक थोड़ा फर्दर एक्सप्लेनेशन, थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग एक सिंगल वीडियो और लेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।